सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3। नाम है पेपर का नाम लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अंतर्गत टीचिंग मॉडल्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये मॉडल क्या है, मॉडल क्या होते हैं, क्या काम होता है, क्या इनके फंक्शन हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से मॉडल हैं इसके बारे में जो बीएड के सिलेबस में है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमारे 4 मॉडल हैं। ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और ग्लेजर बेसिक मॉडल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल या ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसका विकास रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में किया। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेजर इन 1962। ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। वह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक था। तो यह शिक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त निर्देशन प्राप्त करता है। तो इसीलिए यह मॉडल जिसके आधार पर विभिन्न प्रतिमान तैयार किए जा सकते हैं, जैसे इसे बुनियादी मॉडल कहते हैं क्योंकि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर दबाव डालता है। इसे शिक्षण का मनोवैज्ञानिक प्रतिमान भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसे लचीला प्रतिमान भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में किया जाता है, इसलिए यह लचीला है। व्हील तथा जॉयस ने इसे कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान भी कहा है। नेल्सन एल बोसिंग called the model the classroom meeting model। व्हील, जॉयस, नेल्सन इनका कहना है। The basic teaching model divides the teaching process into 4 components। चलिए उससे पहले हम चलते हैं कि assumption of the basic teaching model, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की धारणाएं। प्रत्येक पाठ से विद्यार्थी को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है। दूसरा, अध्यापक उसके प्रारंभिक व्यवहार से नव ज्ञान प्राप्ति का निर्देशन कर वांछित व्यवहार में परिवर्तन करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, ठीक है, बाय एक्वायरिंग या बाय अटेनिंग न्यू नॉलेज। अनुदेशन प्रक्रिया को अधिक से अधिक व शीघ्रता से उसके व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। ये उसके कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं इस प्रतिमान के। यह प्रतिमान लाभदायक सिद्ध हुआ है क्योंकि यह प्रतिमान मनोवैज्ञानिक वास्तविकता, संप्रतियों और सिद्धांतों का प्रबंध करने में सहायता करता है। यह प्रतिमान कठिन शिक्षण तकनीकों को समझने में सहायता करता है। यह प्रतिमान शैक्षिक प्रक्रियाओं की योजनाओं के निर्माण में सहायता करता है। यदि हम बात करें तो स्टेप्स या कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, तो ग्लेजर ने अपने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में समूची शिक्षण प्रक्रिया को 4 बुनियादी अवयवों या भागों में बांटा है। वो भाग हैं, कौन कौन से हैं? पहला है अनुदेशनात्मक लक्ष्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, एंटरिंग बिहेवियर। तीसरा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस असेसमेंट। The basic teaching model divides the teaching process into 4 components or parts. It is useful in many ways. It helps to organize the great body of facts, concepts and principles. This model can be represented
बाई फर्स्ट बताया मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा एंटरिंग बिहेवियर, तीसरा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और उसके बाद परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो इस तरह से ये चार इसके जो है कंपोनेंट हैं। दीज 4 कंपोनेंट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, संबंधित रहते हैं। सबसे पहले आता अनुदेशनात्मक लक्ष्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये वे लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के एक भाग को समाप्त करने के पश्चात प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षक के उद्देश्य तथा विद्यार्थी अनुदेशात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। शिक्षण से पूर्व अध्यापक यह निर्णय लेता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्यों की जा रही है तथा विद्यार्थी में किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं। अंततः विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित सुधार लक्षित होने लगता है। इसके लिए जो उद्देश्य हैं अनुदेशात्मक लक्ष्य के लिए सामान्य तथा विशिष्ट अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक कार्य क्षेत्रों से संबंधित, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर से रिलेटेड जो है उसके लिखना, और उसके बाद दूसरा है इसमें एंटरिंग बिहेवियर या प्रारंभिक व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार का मतलब है अनुदेशन आरंभ करने से पहले विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान अथवा प्रारंभिक व्यवहार से अवगत होना। प्रारंभिक व्यवहार वह है जो जहां से अनुदेशन क्रिया आरंभ होती है तथा अंतिम व्यवहार वह है जहां अनुदेशन क्रिया समाप्त होती है। यह वह ज्ञान है जो विद्यार्थी को अनुदेशन देने से पूर्व जाना जाता है। इसमें जो क्रियाएं हैं, सबसे पहले पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, बौद्धिक योग्यता विकास, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, अनुदेशन से पूर्व योग्यता, सीखने की शैली, अभिप्रेरणा स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों में उपस्थित योग्यता। इस प्रकार प्रारंभिक व्यवहार आरंभिक बिंदु है। यह अनुदेशात्मक उद्देश्यों के चयन का आधार है। अतः शिक्षण प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब विद्यार्थी प्रारंभिक व्यवहार से गुजरते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया दर्शाती है कि विद्यार्थी कहाँ स्थित है तथा उसे हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। चौथा है अनुदेशनात्मक प्रक्रियाएं या इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया बुनियादी शिक्षा प्रतिमान का तीसरा अवयव है। दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस बेसिक मॉडल, ग्लेजर्स बेसिक मॉडल। यह शिक्षण प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रयोगात्मक भाग है। दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द मॉडल। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में शैक्षिक प्रक्रिया में अवयव प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देता है, जबकि अनुदेशात्मक उद्देश्य प्रारंभिक व्यवहार अवयव सिद्धांत प्रक्रिया पर बल देते हैं। इनमें शिक्षण विधियां, शिक्षण नीतियां तथा अध्यापक व विद्यार्थियों की अंतः प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस अवयव के उचित प्रबंध का परिणाम विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। चौथा है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस असेसमेंट। यह कंपोनेंट या यही अवयव छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें विद्यार्थी के अंतिम व्यवहार का मूल्यांकन कुछ उचित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा किया जाता है, जिससे यह निश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है। यदि आवश्यक हो तो उद्देश्यों को सुधारा जाना चाहिए, अध्यापन तरीकों को सुधारा जाना चाहिए, छात्र के व्यवहार का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके मूल्यांकन के विभिन्न परीक्षणों जैसे निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर हो गया, साक्षात्कार, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपित तकनीक आदि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन प्रत्येक पद पर प्रभावशाली पृष्ठपोषण, फीडबैक का काम करता है। यदि निष्पादन मूल्यांकन यह दर्शाता है कि विद्यार्थी की प्राप्ति या सफलता निम्न स्तर की है तो शिक्षण प्रतिमान के सभी अवयव समायोजन में उसकी सहायता करते हैं।
शिक्षण प्रक्रिया के ये चारों अवयव एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े होते हैं और प्रत्येक सोपान दूसरे पर अपना प्रभाव अवश्य डालता है। इनका अंतर संबंध शिक्षण प्रक्रिया की सफलता को सुनिश्चित बनाना होता है। तो इस तरह से इसके ये चार जो है कंपोनेंट थे, 4 कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो ये तो जो मॉडल है उसके बारे में, लेकिन यदि हम देखें कि ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बुनियादी तत्व, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी मॉडल के लिए हमने जो है कुछ हेडिंग्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। वो हेडिंग जो है हमें बहुत अच्छी तरह से, उसके अंतर्गत मैंने बताया था जैसे फोकस के केंद्र बिंदु, उद्देश्य भी कर सकते हैं, लेकिन फोकस यहां पर केंद्र बिंदु, किस पर ध्यान हमने विशेष देना है, ऑब्जेक्टिव्स जिसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है फोकस। जितने भी मॉडल हैं सबके लिए पहला हेडिंग यही रहेगा, क्या, फोकस या केंद्र बिंदु। दूसरा रहेगा हमारा सिंटैक्स या संरचना, और उसके बाद जो तीसरा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, दैट मीन प्रतिक्रिया के सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से सिद्धांत होंगे जो रिएक्शन के होंगे। और उसके बाद चौथा होगा सोशल सिस्टम, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, सामाजिक प्रणाली। और पांचवा होगा सपोर्ट सिस्टम या फिर सहायक प्रणाली, और लास्ट में एप्लीकेशन। तो ये 6 हेडिंग जो है सबके अंतर्गत आएंगी, जो भी मॉडल है, चाहे वो ग्लेजर बेसिक मॉडल हो, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो। ठीक है, तो यहां पर हम अब बात कर रहे हैं ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बुनियादी तत्व। सबसे पहले क्या, फोकस। ठीक, it attempts to pinpoint the process and major activities comprising the entire teaching learning process. It also brings into light the sequence to be followed in the instructional process. मतलब इस प्रतिमान का मुख्य केंद्र बिंदु संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का अनुभव प्रदान करना है। यह समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों अथवा भागों का उल्लेख करता है। ये भाग हैं जो अभी बताए थे, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये सब इसी में आएंगे केंद्र बिंदु फोकस में। कौन कौन, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, निष्पादन, मूल्यांकन। ठीक है, ये चारों के चारों इसके अंतर्गत ही आएंगे। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट। दूसरा इसका हेडिंग है सिंटैक्स या संरचना। तो संरचना क्या रहेगी, दिस मॉडल द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज इज सिक्वेंशियल। एक्टिविटी एक सीक्वेंस के बाद अगले सीक्वेंस में फ्लो होता है इसका। First of all, the objectives to be followed are fixed in the accordance with Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy का जो ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के हिसाब से। Then the potentiality of the learners in terms of their entering behavior is assessed. Thereafter, in the light of their entering behavior, instructional work is carried out for the achievement of objectives. परफॉर्मेंस असेसमेंट इज द लास्ट फेज। लास्ट फेज रहता है परफॉर्मेंस। संरचना या प्रतिमान में हमने जो क्या किया कि प्रतिमान की संरचना उसके कार्य का उल्लेख करती है। प्रतिमान की संरचना निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई। सबसे पहले लक्ष्य को निश्चित करना, दूसरा प्रारंभिक व्यवहार का निश्चय होना, तीसरा अनुदेशन कार्य करना, चौथा अंतिम व्यवहार निर्धारित करना। ये 4 इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर ग्लेजर बेसिक मॉडल में सिंटैक्स के अंदर 4। सबसे पहले क्या बोला मैंने, लक्ष्य निश्चित करना, फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स, प्रतिमान के प्रयोग से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को पहले निश्चित कर लिया जाता है। दूसरा प्रारंभिक व्यवहार का निश्चय होना, ठीक है, डिटरमाइनिंग द एंटरिंग बिहेवियर, और उसके बाद अनुदेशन कार्य करना, कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शनल वर्क, दैट मीन विद्यार्थी की पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुदेशन किया जाता है।
स्थिति अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों एवं नीतियों का सुझाव दिया जाता है। और चौथा है अंतिम व्यवहार निर्धारित करना या डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बिहेवियर। विभिन्न परीक्षणों तथा निरीक्षण तकनीकों के प्रयोग से विद्यार्थियों के अंतिम व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। 2 पॉइंट हो गए, पहला हमारा फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा आता है प्रतिक्रिया के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। द मेन प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आर एज फॉलो। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, तीसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप। प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत 3 है आपके सिद्धांत। पहला प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय संलग्नता का सिद्धांत। यह शिक्षण प्रतिमान आरंभ से अंत तक अध्यापक की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता पर बल देता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर, वह किसी भी चरण में आलस्य से काम नहीं ले सकता। इसके साथ ही उसे यह भी देखना होता है कि विद्यार्थी समूची शिक्षक प्रक्रिया में सक्रिय बने रहें। दूसरा है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं के 4 भागों, वह 4 भाग याद रखना हमेशा, कौन कौन से? अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और निष्पादन मूल्यांकन को उनकी अंतःक्रिया एवं आत्मनिर्भरता के प्रकाश में समझना चाहिए कि इनका आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस है। और तीसरा है इसमें अनुवर्ती सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप। प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप, शिक्षण के पश्चात जांच का काम किया जाता है। यदि परिणाम निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप न हो तो अध्यापक की कमियों को ढूंढना होता है और उन्हें दूर करके संशोधनात्मक उपाय करने होते हैं। 3 पॉइंट हो गए हमारे, पहला फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, चौथा है सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सामाजिक प्रणाली। The success of the model depends upon the ability and competing of the teacher in terms of various skills like formulation of objectives, use of proper strategies, techniques of evaluation, etc. इस शिक्षण प्रतिमान में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ही सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। सामाजिक सिस्टम 2 ही चीजें यहाँ पर, टीचर एंड टॉट, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। अनुदेशन की संपूर्ण प्रक्रिया में आरंभ से अंत तक अध्यापक का आधिपत्य होता है। दैट मीन सारा सब कुछ टीचर के हाथ में होता है। अध्यापक ही लक्ष्यों को निर्धारित करता है, शिक्षण नीति का निर्णय करता है, मूल्यांकन की तकनीकों का निर्णय करता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। दैट मीन जो भी एक्सक्यूशन का काम है वो सब टीचर के हाथ में है। विद्यार्थी अध्यापक की बातों को ग्रहण करते हैं, छात्र उनके साथ सहयोग की भावना रखते हैं तथा आपस में एक दूसरे को समझने में समर्थ होते हैं। 5वां है सहायक प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सपोर्ट सिस्टम। पहला हो गया फोकस, दूसरा हो गया सिंटैक्स, तीसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, चौथा हो गया सोशल सिस्टम। हिंदी में बता रहा हूं, पहला हो गया केंद्र बिंदु, दूसरा हो गया संरचना, तीसरा हो गया प्रतिक्रिया के सिद्धांत, चौथा हो गया सामाजिक प्रणाली और 5वां है सहायक प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम में आपका क्या आएगा? द सक्सेस ऑफ दिस मॉडल नीड्स एडिशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ adequate pre-service and in-service activities to the teachers to acquire needed competence and skill for using this model. दूसरा, availability of desirable teaching learning environment and situation for use of suitable teaching strategies. और तीसरा है availability of appropriate evaluation devices for assessment of entering and terminal behavior of the students. तो सपोर्ट सिस्टम या सहायक प्रणाली में मॉडल की सफलता के लिए उपयुक्त किस्म का वातावरण सार्थक सिद्ध होता है। सहायक प्रणाली में विभिन्न शिक्षण सामग्री, मानवीय कौशल व क्षमताएं तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रतिमान की सफलता व ज्ञानात्मक वातावरण की रचना के लिए अध्यापक उचित शिक्षण नीतियों व तकनीकों जैसे फिल्म, कैसेट, अभिक्रमित अधिगम सामग्री आदि का प्रयोग करते हैं, जो उसके उद्देश्य व अधिगम के प्रारंभिक व्यवहार की जांच करते हैं। यह प्रतिमान सफलता के दृष्टि निम्न अतिरिक्त अवलंबों की मांग करता है। पहला, अध्यापक को पर्याप्त सेवा से पूर्व तथा सेवाकालीन सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा, उचित शिक्षण नीतियों के प्रयोग के लिए वांछित शिक्षण अधिगम पर्यावरण व स्थितियां प्रदान करना। विद्यार्थियों के प्रारंभिक व्यवहार एवं अंतिम व्यवहार की जांच के लिए उचित मूल्यांकन विधियां प्रदान करना। और छठा है आपका एप्लीकेशन या प्रतिमान का प्रयोग। 6 हेडिंग हमने करनी है। पहला हेडिंग हो गया फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, अगला सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और छठा एप्लीकेशन। Since this model is quite systematic and structured, it is applicable to almost all the learning and teaching situation. It implies a personal contact between teacher and students. Also, it implies a greater emphasis on the competency of teacher rather than on his personality. क्या हर प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रतिमान के लिए प्रयोग महत्वपूर्ण अवयव है। यह अत्यधिक संरचित और संगठित होता है, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज, इसलिए अत्यंत उपयोगी अवयव है। इसका प्रयोग विभिन्न विषयों के शिक्षण तथा सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट और सारी जो है स्टैंडर्ड, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो। यह शोधकर्ताओं को पर्याप्त कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। इसके प्रयोग से वे उन विद्यार्थियों के लिए उचित अनुदेशन तकनीकी विकसित कर सकते हैं। कार्य की जांच से प्रत्येक तत्व के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार समुच्चय सुधार को संभव बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा ग्लेजर बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग या बेसिक टीचिंग मॉडल, ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि हम किससे जो है क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीचर को विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देना चाहता है, तो इस प्रतिमान के अनुसार जो अध्यापक करेगा, क्या करेगा, 4 स्टेप हैं। पहला हो गया हमारा क्या, उन 4 स्टेपों में ही जो है हम चले जाएंगे। 4 स्टेप के जो 4 स्टेप्स हैं, पहले जो है उस 4 स्टेप के आधार पर हम इनको वो कर लेंगे। पहला है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा आता है एंटरिंग बिहेवियर। ठीक है, विद्यार्थी नैतिक मूल्यों के बारे में जान जाते हैं। उसके बाद तीसरा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। ठीक, कौन सा प्रोसीजर होगा, उन्हें पुस्तकों द्वारा कहानियां, घटनाएं एवं उदाहरण बताना। और उसके बाद है परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसमें हमारा रहेगा उनकी प्रतिदिन क्रियाओं का निरीक्षण करके उनके नैतिक मूल्यों का विकास करना। इस तरह से यह इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ग्लेजर के बेसिक मॉडल का जो सिग्निफिकेंस है वह क्या है, यदि हम देखें तो ग्लेजर के बुनियादी प्रतिमान का महत्व, तो इसमें हम देखते हैं कि यह मॉडल फ्लेक्सिबल है, लचीला है, उपचारात्मक शिक्षण संभव है, विषय वस्तु रटने की प्रक्रिया को हटाना है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, कठिन विषयों को पढ़ाने में सहायक है, व्यावसायिक क्रियाओं का विकास है, अनुसंधान के लिए क्षेत्र प्रदान करता है और निर्माणात्मक कौशलों का विकास करता है या कंस्ट्रक्टिव जो भी हमारे स्किल्स हैं उनको डेवलप करता है। इस तरह से ये हमारा रहा ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हमारा रहेगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली go to my YouTube channel, The Educational and Spiritual Consciousness. Kindly like it and subscribe it. Thank you very much.